स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सीधी चेतावनी दी है। अजित पवार के बयान पर नारायण राणे ने पलटवार किया है और ये कहा है कि अपना खाता देखें अजित पवार, मैंने अभी तक एनसीपी का रुख नहीं किया है। तो वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जो समर्थन बीजेपी को मिल रहा है उसे देखकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बौखला गए हैं और कहा है कि जन आशीर्वाद यात्राएं महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ाएंगी। ये दलील उनकी तरफ से दी गई है। तो महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर उद्धव ठाकरे सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से जो कार्रवाई की है उसके बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। खुद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हत्या जैसे अपराध को अंजाम दिया है वो खुलेआम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को चेतावनी दी और कहा कि उन्होंने ये गलती कर दी है और अब वो अब आने वाले वक्त में शिवसेना के तमाम काले कारनामों का खुलासा करेंगे। लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच इस जुबानी जंग में अब एनसीपी भी कूद पड़ी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर निशाना साधा, उनके अकाउंट पर निशाना साधा और कहा कि माइक्रो और स्मॉल में क्या फंडिंग मिलेगी, ये सवाल उन्होंने किया। आपको बता दें इस पूरे सवाल का जवाब अब नारायण राणे की ओर से दिया गया है और न सिर्फ जवाब दिया गया है बल्कि अजित पवार को कड़ी चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के मौके पर सिंधुदुर्ग में मीडिया से बातचीत करते हुए नारायण राणे ने अजित पवार को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि सीधे चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अजित पवार अभी भी अनजान है, उन्हें अपने खाते देखने चाहिए। उन्होंने सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि मैंने अभी तक एनसीपी की ओर रुख नहीं किया है। नारायण राणे ने कहा कि अजित पवार से सीखना चाहिए कि आखिर अपने ऊपर लगे आरोपों और मुकदमों से कैसे लड़ना है, उन्हें कैसे हटाना है। इस मौके पर नारायण राणे ने यह भी कहा कि शिवसेना बनाने में भी अजित पवार का ही हाथ है। तो इस तरीके से अब नारायण राणे ने अजित पवार को जवाब दिया है और जिस तरीके से नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है उसके बाद लगातार शिवसेना और एनसीपी बीजेपी पर हमलावर है और लगातार नारायण राणे को घेरा जा रहा है। लेकिन इस पर अब केंद्रीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है, मेरा खाता वित्त मंत्री द्वारा वित्त पोषित है, प्रधानमंत्री योजनाओं के लिए धन देते हैं। मेरे पास जो योजनाएं थी उनमें एक बार में 4.5 लाख का फंड दिया गया, इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 1 करोड़ 25 लाख रुपए बाकी हैं। ये उनकी तरफ से जानकारी जाहिर तौर पर दी गई है क्योंकि एनसीपी की ओर से सवाल उठाया गया, लेकिन कड़ी चेतावनी उन्होंने दी है कि दरअसल ये जो सवाल है ये अजित पवार ना ही करे तो बेहतर होगा क्योंकि वो इसके लिए आने वाले वक्त में एनसीपी का रुख भी कर सकते हैं। एनसीपी ने कितने बड़े घोटाले किए हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, इसका भी खुलासा नारायण राणे आने वाले वक्त में कर सकते हैं। ये कड़ी चेतावनी उनकी ओर से दे दी गई है। वहीं आपको बता दें नारायण राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए एनसीपी और अजित पवार को ये चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से नारायण राणे की टिप्पणी के बारे में बात की गई, उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से वो कितने डरे हुए हैं, कितने बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयान में साफ तौर पर दिखाई दिया। अजित पवार ने ये आरोप लगाया कि दरअसल बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में वृद्धि हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के आयोजन से निश्चित तौर पर मामलों में वृद्धि हो रही है और आगे भी होगी। यानी साफ तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा को उन्होंने
कोविड के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अजीत पवार ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार हमें कोविड के मामलों का ध्यान रखने के लिए कह रही है और वहीं दूसरी तरफ उनके 4 मंत्री जो अभी हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं वो यात्राएं निकाल रहे हैं और ये जो यात्राएं की जा रही हैं, जो ये रैलियां निकाली जा रही हैं, इसका असर महाराष्ट्र में तमाम कोविड के मामलों पर पड़ेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी की सभाएं ही सिर्फ कोरोना बढ़ाएंगी? जो सभाएं शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की ओर से महाराष्ट्र में की जा रही हैं, क्या वो कोविड के मामलों में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? ये सवाल लगातार अजीत पवार से पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से वहां ईद को तवज्जो दी गई, ईद पर कोई गाइडलाइन नहीं, लेकिन गणेश उत्सव पर गाइडलाइन तैयार कर दी गई ताकि कोरोना के मामले ना बढ़ पाए। तो जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, वो खुद ही अब कहीं ना कहीं अपने बयानों में बेनकाब हो रही है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके महज एक बयान पर गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फंसाने की तमाम कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई, शिवसेना की ओर से की गई, उसके बाद अब नारायण राणे न सिर्फ शिवसेना बल्कि एनसीपी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। नारायण राणे पर जो टिप्पणियां संजय राउत और उद्धव ठाकरे शिवसेना की ओर से की जा रही हैं, आपको बता दें नारायण राणे को संजय राउत ने बांग्लादेशी करार दिया है कि एक बांग्लादेशी है जो कि बीजेपी में शामिल हुआ है, यानी बाहरी व्यक्ति उन्हें करार दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें नारायण राणे को गैंगस्टर से उनकी तुलना संजय राउत ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए की और इन सारी टिप्पणियों के बाद अब नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम बातों पर पलटवार किया है। उन्होंने शिवसेना को याद दिलाया है कि बाला साहेब ठाकरे को जब आतंकवादियों से खतरा था और इस वजह से बाला साहेब ठाकरे किसी अनजान जगह पर चले गए थे, तो उस वक्त मैं ही यानी नारायण राणे ही उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि मुझे नींद भी नहीं आई जब तक बाला साहेब गुमनामी में थे और मैं रात को गाड़ी में सोता था। किस तरीके से वो बाला साहेब ठाकरे के साथ रहे हैं, उन्होंने वो शिवसेना को याद दिलाया है। किस तरीके से मान साहेब उन्हें संदूक भेजते थे, उन्हें खाना भेजते थे। तो ये तमाम चीजें नारायण राणे की ओर से शिवसेना को याद दिलाई गई हैं, जो शिवसेना लगातार नारायण राणे पर निशाना साध रही है। आपको यह बता दें कि 39 सालों तक नारायण राणे शिवसेना में रहे, लेकिन बावजूद इसके अब जिस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से उन पर तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम बेबुनियाद जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बेहद अपमानजनक है। और संजय राउत सबसे आगे हैं। संजय राउत की ओर से न जाने कैसी कैसी टिप्पणियां उन पर की गई हैं। संजय राउत पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत को दूसरे लोगों के परिवार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और देखें कि आपके बॉस के बच्चे क्या करते हैं। आलोचना मत करके ये उनकी तरफ से कहा गया। ये कुछ लोगों का काम है, ये लोग पद के लिए ऐसा काम कर रहे हैं और पद पाने के लिए नारायण राणे की आलोचना की जा रही है। ये नारायण राणे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और इतना ही नहीं, नारायण राणे की ओर से विनायक राउत और संजय राउत को घेरा गया और कहा गया कि शिवसेना 2 राउत जो हैं शिवसेना में, वो कहीं ना कहीं शिवसेना को डुबाने का काम कर रहे हैं। साथ ही राउत को मैच से हमारे बारे में लिखना बंद नहीं करना चाहिए, तो हम अटैक का जवाब देंगे। जब तक वो साधना के जरिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक बीजेपी जवाब देती रहेगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो भले ही इस पूरे टिप्पणी के बाद, इस थप्पड़ वाले बयान के बाद नारायण राणे फिलहाल बाहर हैं, जन आशीर्वाद यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जन आशीर्वाद यात्राएं अब महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। जिस तरीके का जन समर्थन बीजेपी को मिल रहा है और लगातार अब नारायण राणे और बीजेपी शिवसेना पर टिप्पणी कर रही है, लगातार उनके बयानों का करारा जवाब उन्हें दिया जा रहा है। नारायण राणे का यह साफ तौर पर कहना है कि वो एक भ्रष्टाचार, एक जो काले कारनामे हैं, इन पार्टियों के वो बखूबी तरीके से जानते हैं और आने वाले वक्त में वो इन कारनामों की पोल खोलकर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार
एक तरफ सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ रही हैं, एनसीपी की बढ़ रही हैं। उस बीच किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए, इसको लेकर तमाम जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं एनसीपी की ओर से, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। और अब महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं ने एक बार फिर से एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर सचिन सावंत की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि मोदी सरकार अनिल देशमुख और महाविकास अघाड़ी सरकार को निशाना बनाने की जो साजिश कर रही थी उसका पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई जो जांच अनिल देशमुख पर कर रही है उसमें दरअसल ये निष्कर्ष निकला है कि महाराष्ट्र के मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो 100 करोड़ की वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगाया था उसमें अनिल देशमुख की कोई भूमिका नहीं है और जांच बंद कर दी गई है। यह झूठ सचिन सावंत की ओर से फैलाया गया जिस पर अब जवाब बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया गया है। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर की ओर से ट्वीट किया गया है और यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह झूठ फैलाने की कोशिश एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी सरकार कर रही है। दरअसल जो सीबीआई का जो लेटर जिसका हवाला दिया जा रहा है उसमें सीबीआई के अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है, वो फर्जी रिपोर्ट है जो लगातार मीडिया में भी सर्कुलेट की जा रही है और उसी के आधार पर अब सरकार को घेरा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये अनिल देशमुख को बचाने के लिए हथकंडा जो है वो एनसीपी की ओर से अपनाया गया है। सीबीआई ने जांच बंद नहीं की है। सीबीआई 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख पर अभी भी जांच कर रही है। एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है, पूछताछ भी उनसे हो चुकी है। ईडी ने भी अनिल देशमुख पर शिकंजा कस लिया है। तो जिस तरीके से इन फर्जी रिपोर्ट के आधार पर, इन फर्जी दस्तावेज के आधार पर केंद्र को घेरने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोशिश महाविकास अघाड़ी सरकार ना करे तो बेहतर होगा, वरना आने वाले वक्त में इसका अंजाम उद्धव ठाकरे सरकार को भुगतना होगा। यह साफ तौर पर अब बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।